नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने चल रहे हैं सर्कल यानी वृत्त, और इसका आज दूसरा लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर ली है थ्योरम 1 से लेकर 6 तक की, 1 to 6, जिसमें से अगर हम बात करें तो 1 से 5 तक की थ्योरम्स की हम लोगों ने प्रूविंग भी कर ली है। इनको मैंने प्रूव कर दिया, आपको दिखाया था किस तरह से इनकी प्रूविंग होगी। ये जो छठी थ्योरम है इसकी भी हमने प्रूविंग नहीं की थी, और मैंने बोला था एक बार आप ट्राई करिएगा, अगले लेक्चर में हम इसको प्रूव करेंगे। तो आज के लेक्चर में पहले तो हम इस छठी थ्योरम को प्रूव करेंगे, और इसी में आगे चलकर 10 तक की थ्योरम को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्लास है, प्रूविंग समझना आसान हो सकता है आगे कंसेप्ट बेसिस पर। तो चलिए बात करते हैं पहले। यदि दो जीवा एक दूसरे को वृत्त के अंदर अथवा बाहर प्रतिच्छेद करे तो उनके भागों का गुणनफल समान होता है। देखो, हमारे पास यहाँ पे दो जीवाएं हैं, एक जीवा हमारी ए बी है और दूसरी जीवा क्या है, सी डी। ये दोनों ही क्या है, कॉर्ड्स हैं, जीवाएं हैं, और ये दोनों देखो एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, पी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब ये प्रतिच्छेद अंदर देखो पहले वाले फिगर में कर रही हैं, दूसरे वाले में बाहर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या होगा इनके भाग। पहली वाली जीवा पकड़ लो ए बी, ए बी को पी बिंदु से काटना शुरू करो, तो देखो एपी और पीबी इन दोनों का मल्टीप्लाई ये बराबर होगा किसके, दूसरी वाली जीवा ले लो सी डी, और सी डी को पी पॉइंट से अलग अलग कर दो तो ये सीपी और पीडी यानी पीसी और पीडी के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर एक फैक्ट आपको, एक फॉर्मूला आपको मिल चुका है। सेम वही कहानी दूसरे वाले में भी होगी, यही फॉर्मूला दूसरे वाले में भी अप्लाई होगा। तीसरे वाले की बात करें तो तीसरे वाले फिगर में आपको ये दिख रहा है कि ये पीटी जो है ना, ये एक स्पर्श रेखा है। मान लो ये पीटी ऐसी होती, आगे चल के एक रेखा होती, तो ये भी एक तरह की रेखा है। तो आप जानते हो अगर ये मान लो ये एम होता और ये एन होता, तो आप बोल सकते थे ना कि पीबी इंटू पी ए बराबर पी एम इंटू पी एन। तो ये दोनों हटाकर मैंने यहाँ पे टी एक टेंजेंट मान लिया, ये क्या है, पीटी एक टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा, तो पीटी इंटू पीटी कर दो, 2 बार कर दो तो वही पीटी स्क्वायर बन जाता है ना। तो इन सब की प्रूविंग करने वाले हैं, तो मैं सबसे पहले आपको इसकी प्रूविंग करके दिखाता हूं, इस वाले फॉर्मूले की। जैसा इसमें प्रूविंग होगा इसकी मैं आपको हिंट दूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप इसको कर सकते होंगे आसानी से। ठीक है, चलिए सबसे पहले पहला फिगर। अब देखिए इसको अगर मुझे प्रूव करना है तो मैं एक काम करता हूं, इसको मिला देता हूं यहाँ पे, ये ए और सी पॉइंट को हमने यहां पर मिला दिया, ऐसे हमने डी और बी पॉइंट को मिला दिया। अब देखो आपको दिख रहा होगा मेरे पास दो त्रिभुज बन गए हैं, एक तो मेरे पास है ए पी सी एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है हमारे पास। दूसरा हमारे पास एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, कौन कौन सा, ये बीपीडी। और मैं आपको ये प्रूव करने वाला हूं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। सबसे पहली बात, ये समरूप कैसे हुए जरा समझना इस बात को। इस बात को समझने के लिए मैं दोनों त्रिभुजों की अगर बात करूं तो यहां पे जरा देखो, मैंने इस वाले कोण को अगर थीटा मान लिया तो आप जानते हो ये वाला कोण भी थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, एक कोण बराबर हो गया। कितने लोगों को दिख रहा है कि ये वाला कोण अगर मैंने अल्फा मान लिया तो ये वाला कोण भी अल्फा होगा, ये बात कितने लोगों को दिख गई। अब देखो मैं प्रूफ कर रहा हूं, कैसे इस बात को आप प्रूफ कर पाओगे। आपको एक बात अच्छे से पता है कि ये दोनों कोण बराबर होने के लिए मुझे एक थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि हम पिछली वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यही होता है कि जब आप किसी भी सर्कल के क्वेश्चन को करते हो तो आपको इमेजिनेशन देखनी पड़ती है कोणों की। देखो कैसे, आपको पता है कि समान वृत्तखंड पर या समान चाप पर बने परिध पर जो कोण होते हैं वो समान होते हैं। अब देखो ये बीसी, ये बीसी क्या है, ये बीसी, ये वाला, ये बीसी चाप में ले रहा हूं। ठीक है, इस बीसी चाप की अगर मैं बात करूं, देखो इस चाप पर ये कोण सी ए बी, यानी ये अल्फा वाला कोण, ये सी ए बी, ये सी ए बी, ध्यान से देखना, ये सी ए बी पूरा कोण
ये परिधि पर बन रहा है और इसी चाप पर बन रहा है, ठीक है। अब देखो इसी चाप पर ये सी डी बी यानी ये वाला कोण, मैंने किन दो कोणों का नाम लिया, मैंने लिया सी ए बी का और दूसरा कोण सी डी बी का। अब तो मेरे ख्याल से दिख गया होगा ये दोनों कोण बराबर हो गए, क्यों? क्योंकि ये परिधि पर समान चाप पर बने हुए कोण हैं। अब जब दो कोण बराबर हो गए हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर होगा, तो मैं मान लेता हूं कि ये कोई बीटा कोण है, तो ये भी यहां पे कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इसका मतलब मैं इसमें समरूपता की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं। तो देखो मैं क्या ले रहा हूं, मैं इस बीटा कोण के सामने वाली भुजा ले रहा हूं इस पहले वाले त्रिभुज में, कौन सी है, एपी अपॉन, तो छोटे वाले में भी बीटा के सामने वाली भुजा, ये बीटा है तो इसके सामने वाली भुजा ये वाली यानी पीडी, इनका अनुपात बराबर होगा। अल्फा के सामने वाली भुजा इसमें ले लो, कौन सी है, सीपी या पीसी, और यहां पे अल्फा के सामने वाली भुजा देखो ये वाली है ना, ये वाली कौन सी है, डीपी, सॉरी पीडी, तो बीपी आप ऐसे ले लो, पीबी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको तो देखो एपी इंटू बीपी बराबर सीपी इंटू डीपी। बोलो बात समझ में आ रही है? ये एक लाइन की प्रूविंग थी इसकी। पहला क्वेश्चन का पहला जो फिगर है उसका ये पूरा का पूरा हमने देखा कि इसकी प्रूविंग कैसे कर सकते हैं, सिमिलरिटी के बेस पे हमने प्रूविंग की है। बात क्लियर हो गई? दूसरे वाले की मैं आपको हिंट देता हूं, जरा ध्यान से देखना। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको मिला दिया, ये मिला दिया, अब एक त्रिभुज बन गया पी बी सी और इसको मिला दिया, ठीक है। दूसरा त्रिभुज कौन सा बन गया, ए डी पी। अब मैं आपको बोल रहा हूं यहां पे कि ये जो बी पी सी है और ये ए डी पी जो है ये समरूप होंगे। अगर आप इनकी समरूपता प्रूव कर लेते हो तो आसानी से क्वेश्चन को हल कर ले जाओगे। देखो कैसे, ये कोण पी वाला तो दोनों में कॉमन है, एक कोई कोण और हम प्रूव कर लें तो आप देखो इस बी डी चाप पर ये कोण बन रहा है, ये देखना ध्यान से, ये कोण दिख गया। इसी बीडी चाप पर देखो ये वाला कोण भी बन रहा है, तो ये परिधि पर बने दोनों कोण हैं, इक्वल इक्वल होंगे, हो गए बराबर बराबर। तीसरा कोण ये पूरा और ये पूरा बराबर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो समरूपता की प्रॉपर्टी वहां पे लग सकती है। क्लियर? तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगली थ्योरम की बात करते हैं, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। देखो ये हालांकि थ्योरम जो है इसके बारे में जानने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेम वही थ्योरम है जो पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बस नाम अलग अलग है। देखो ये जो अगर मैं इसको x नाम दे दूं तो एक्स ए टी जो है ये एक स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा। एक्स ए टी ये स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। क्लियर हो गई बात? अब देखो बी ए टी ये कोण दिख रहा है आपको, ये बी ए चाप पर बना कोण है, ये बी ए चाप दिख रहा है, ये वाला चाप ध्यान से देखना, बी ए चाप पर ये देखो ये कोण कहां बन रहा है, ये परिधि पर ही तो बन रहा है। ये कोण कहां बन रहा है? परिधि पर बन रहा है। इसी चाप पर देखो ये बी सी ए ये जो कोण दिख रहा है ये भी तो परिधि पर ही बन रहा है, ये परिधि ही तो है, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे? समान होंगे। यानी अगर ये बी ए टी ये कोण अल्फा है तो बी सी ए ये कोण भी क्या होगा? अल्फा होगा। क्लियर हो गई बात? इसी को कह दिया जाता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, बस यही नाम दिया गया है। जबकि आप देख सकते हो ये पुरानी थ्योरम की तरह ही है,
ठीक है, चलो आगे। ट्राइंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल ट्राइंगल, यानी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अगर इसको लिख दें तो लिख सकते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। बात क्लियर है? इसके लिए जरा फिगर समझ लो। ये एक सर्कल है, इस सर्कल को देखो ये आधा कर दिया गया। ये अगर मैं नाम दे दूं ए बी और ये सी का, तो आप देख सकते हो ए बी क्या होगा, ए बी केंद्र से गुजरने वाली रेखा है, क्योंकि इसने क्या किया है, आधा आधा बांट दिया है। तो ये ए बी क्या है, यहां पे ए बी व्यास है, ए बी व्यास है, डायमीटर है। अब अगर ए बी व्यास है, यहां पे डायमीटर है, तो सीधी सी बात है ए बी इसकी एक भुजा भी है, किसकी, समकोण त्रिभुज की। तो हमारे पास देखो ए सी बी एक त्रिभुज बन रहा है ना, ये त्रिभुज कैसा होगा, फिर समकोण त्रिभुज होगा। ए बी क्या है, यहां पे व्यास है, डायमीटर है, और ये ए सी बी ये कोण कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखो मैं इसको प्रूव करता हूं कैसे 90 डिग्री होगा। आप बताओ, ये जो ए बी ये नीचे वाला, ये वाला जो ये पूरा ये चाप ही तो है, ये ए बी चाप, ये ए बी चाप केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, 180 डिग्री। तो केंद्र पर बना कोण इसी चाप पर परिध पर बने कोण का डबल होता है। तो अगर ये 180 डिग्री, तो यही देखो यही वाला चाप ए बी परिध पर कोण कितना बनाएगा, 90 डिग्री। हो गई प्रूविंग आसान। तो देख रहे हो आप किस तरह से ये सारी बातें क्लियर होती चलनी है आपको। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होगा। तो ये आधा वृत्त है, आधा वृत्त यानी ऊपर वाला, इसमें कोई भी कोण बना लो, चाहे जैसे बना लो, ऐसे बना लो। ये वाला कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ये कोण बना लो, ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये सारे कोण 90 डिग्री के होंगे। जहां पे कर्ण हमेशा क्या है, ये व्यास है, ये व्यास हमेशा क्या बनेगा, ये कर्ण बनेगा। क्लियर इतनी बात? चलो आगे। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप हेडिंग डाल लो यहां पे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉमन टेंजेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो देखो हमारे पास एक ये बड़ा सर्कल है, इस सर्कल की इस सेंटर को हमने मान लिया यहां पे। ये दूसरा वाला सर्कल है, इसका सेंटर हमने ये मान लिया। ये दोनों हमारे पास सर्कल हैं। अगर मैं नाम दे दूं तो ये पहला सर्कल C1 और ये दूसरा सर्कल C2। ये देखो यहां पर एक ये स्पर्श रेखा है X और ये Y। ये स्पर्श रेखा M पर स्पर्श करती है पहले वाले सर्कल को और N पर स्पर्श करती है दूसरे वाले सर्कल को। तो ये MN स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई। तो ये लंबाई कितनी है हमारे पास, L हमने मान ली। ये L क्या है, ये L स्पर्श रेखा की लंबाई है। उभयनिष्ठ क्यों है, क्योंकि ये दोनों की कॉमन है ना, इसलिए कॉमन टेंजेंट है। स्पर्श रेखा की लंबाई है, ठीक है, ये L। अच्छा मैंने इन दोनों को मिला दिया, सेंटर्स को मिला दिया। तो देखो जब इन दोनों सेंटर्स को हमने मिला दिया ऐसे, तो ये दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी को हमने d मान लिया। इन दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी को क्या मान लिया, d मान लिया, ठीक है। अब केंद्र से अगर स्पर्श रेखा को मिलाएंगे तो आप आगे पढ़ोगे अभी कि इस पर लंब होती है रेखा। तो केंद्र से अगर मैंने ये स्पर्श रेखा मिला दी, देखो ऐसे ध्यान से, तो ये यहां पर क्या होगी, लंब होगी। ऐसे अगर मैंने इसको मिला दिया स्पर्श रेखा को, तो ये भी क्या होगी, लंब होगी। इतनी बात क्लियर? अब देखो ये जो D है इसको मैं ऊपर बढ़ाते चल रहा हूं, ऐसे लेके आ रहा हूं। पहले वाले की रेडियस कैपिटल R है, बड़ा वाला है तो मैंने इसको कैपिटल R मान लिया। छोटे वाले की रेडियस स्मॉल r मान ली, ठीक है।
अब जरा ध्यान से देखना यहां पे, इस रेखा, ये अगर इसका मैं सेंटर C1 मान लूं, इसका सेंटर C2 मान लूं, ये C1 और C2 के बीच की जो दूरी है इसको D बोल दिया। इसी को ऊपर बढ़ाते चलना है और देखो ये आगे चल के ऐसे कुछ कर जाएगी, ऐसे मिल जाएगी। तो ये इसके समांतर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये पूरी D हो जाएगी। अच्छा देखो ये पूरी R है, ये इतनी स्मॉल r, तो ये इतनी भी स्मॉल r होगी। तो आप जान सकते हो ये वाली दूरी कितनी होगी, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये देख रहे हो ये 90 डिग्री, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये एम एन, और इसको अगर मैं नाम दे दूं O का, तो MNO, MNO, ये त्रिभुज दिख रहा है 90 डिग्री। M पर क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली रेखा ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। अब बताओ पाइथागोरस लगा सकते हो, कर्ण का वर्ग यानी D² बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी L² प्लस कैपिटल R माइनस R का होल स्क्वायर। अगर मैं L की बात करूं तो L² कितना हो जाएगा, D² माइनस कैपिटल R माइनस R का होल स्क्वायर, या L कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला निकल के आ गया। तो आपको देखो कोई भी तीन चीज देगा, रेडियस दे देगा दोनों की बीच की दूरी दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, और कैपिटल L या L आपको निकालने को बोल देगा। तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई का फॉर्मूला है। D क्या है, दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी, केंद्रों के मध्य दूरी, ये D है। R बड़े वाले की त्रिज्या, दूसरा वाला R छोटे वाले की त्रिज्या। आप वैसे R माइनस R लिखो, या कैपिटल R माइनस स्मॉल r लिखो, या फिर आप स्मॉल r माइनस कैपिटल R लिखो, होना वर्ग है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, D² माइनस R माइनस R का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट, है ना, इसकी लंबाई है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये रेखा भी उभयनिष्ठ है, लेकिन ये क्या है, ये तिर्यक उभयनिष्ठ रेखा है, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अब अगर इसकी हम बात करें तो ये भी, ये अगर इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, इस सेंटर से इसको मिला दो, ये M पर मान लेते हैं मिल गई, 90 डिग्री होगी। इस सेंटर से इसको मिला दो, ये यहां पर 90 डिग्री, ये N पर मान लेते हैं मिल गई। सेंटर्स के बीच की दूरी को मिला दो आपस में, ये दोनों के बीच की दूरी D हो गई। अब देखो इसमें कैसे बनाओगे, तो इसको जरा पीछे की तरफ बढ़ाओ ऐसे, और इस रेखा के समांतर लाके रख दो। ये दिख रहा है यहां पे, तो ये C1, ये C2, ये MN और ये O मान लेते हैं, ये राइट एंगल बन गया। आप देख सकते हो ये C1 C2 कितना है, ये D है, ये दूरी कितनी है, D है, केंद्रों के बीच की दूरी। इसको देख सकते हो कि ये कैपिटल R है इतना, ये स्मॉल r था इतना, तो यही दूरी यहां पे हो जाएगी स्मॉल r। तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी भैया, ये वाली कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये दूरी हो जाएगी। राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हो आसानी से। ये रेखा की लंबाई L है, तो वही हो गया यहां पे। पाइथागोरस अगर लगाओगे तो हो जाएगा D² बराबर L² प्लस कैपिटल R प्लस R का होल स्क्वायर। इस तरफ लेके आओ तो L² बराबर कितना हो जाएगा, D² माइनस R प्लस R का होल स्क्वायर, या L बराबर ये फॉर्मूला। तो ये तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई है। अब कैसी स्पर्श रेखा चाहिए, ये प्रश्न या तो लिख कर देगा या फिगर बना के देगा। तो ये तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई है।
डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर प्लस आर का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। जबकि आप देख सकते हो कि उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई में वही था सब कुछ, डी स्क्वायर माइनस, लेकिन यहां पे आर माइनस आर है। तो एक बात जरा मैं दोनों को कंपेयर करके दिखा दूं आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, ये तिर्यक वाले की लंबाई है और ये जो उभयनिष्ठ है डायरेक्ट उसकी लंबाई है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई एल कितनी थी? अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। अब देखो, घटना डी स्क्वायर में से ही है दोनों जगह पे, लेकिन ये आर माइनस आर और आर प्लस आर में बड़ा कौन होगा? तो सीधी सी बात है, आर माइनस आर छोटा होगा और आर प्लस आर बड़ा होगा। तो देखो, ये बड़ा अगर है तो ये बड़े का वर्ग है तो और बड़ा होगा, तो डी स्क्वायर में से बड़ी चीज घट रही है। अब देखो, अगर डी स्क्वायर कोई भी वैल्यू होगी उसमें से अगर बड़ा मान घटाओगे तो मान छोटा हो जाएगा, और छोटा मान घटाओगे तो मान बड़ा आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं 5 में से 1 घटाओ छोटा मान तो 4 आएगा, लेकिन 5 में से बड़ा मान घटा दो तो मान छोटा हो जाएगा। तो ये छोटा है आर माइनस आर, तो छोटे को अगर घटाएंगे तो ये मान बड़ा होगा। यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की अगर हम लेंथ की बात करें तो वो बड़ी होगी किससे? लेटरल वाले से। लेटरल का मतलब तिर्यक वाले से। तो तिर्यक की लंबाई छोटी होगी और डायरेक्ट वाले की लंबाई बड़ी होगी। इन दोनों बातों को ध्यान में रखना। मतलब अगर मान लो आपसे प्रश्न ये दे दिया कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ 15 सेंटीमीटर है, मान लो, और पूछा कि किसी तरह से कुछ और देकर कि मान लो आपसे अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ 15 सेंटीमीटर दे दिया, तो तिर्यक कॉमन टेंजेंट की लेंथ बताओ कितनी होगी? तो तिर्यक वाले की लेंथ छोटी होगी, और मान लो 3 ऑप्शन आपको बड़े दिए हैं, तो आप तीनों को डायरेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो ध्यान रखना, तिर्यक की लेंथ छोटी होती है, डायरेक्ट वाले की लेंथ बड़ी होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मेरे ख्याल से ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। इनको कम से कम 2 से 3 बार समझो, इनकी प्रैक्टिस करो, ताकि ये कभी गलत ना हो आपसे। और ये फॉर्मूले पर डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में पूछे आते हैं, जितना मैं बता रहा हूं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ डायरेक्ट पूछी आती है, लेटरल वाले की डायरेक्ट लेंथ पूछी आती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे मिलेगा, दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी दे देगा, कैपिटल आर स्मॉल आर दे देगा, आपसे डायरेक्ट एल पूछ लेगा। इसीलिए ये जो दोनों थ्योरम्स मैंने आपको बताई हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और लेटरल कॉमन टेंजेंट, इन दोनों को अच्छे से समझ लो। केवल एक ही जगह पे फर्क है, लेटरल वाले में प्लस है और डायरेक्ट वाले में कुछ नहीं है, केवल और केवल माइनस लगा है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अभी 3-4 थ्योरम्स और बची हैं, अगली क्लास में उसको भी कवर कर लेंगे, तो ये सर्कल का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम बढ़ेंगे आगे बहुभुज की तरफ, यानी कि पॉलीगन्स, और ये पूरा ज्योमेट्री कंप्लीट करके फिर क्वेश्चंस की बारी है। क्लियर है यहां तक? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।